Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. Hello everyone, welcome to Abhipedia CUET 2025. सो अगर आप CUET 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू. आई सपना, आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश हेयर. इसमें हम वो सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से. टू द पॉइंट हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत कम टाइम है. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक्स को हमने कवर करना है जिनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होगा कि पहले आपको आउट ऑफ 50 आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे. अब आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, मतलब आपको सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं. तो यू हैव टू बी मोर असिडुअस टुवर्ड्स योर गोल्स. क्लियर है जी? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. जो हमारा ये पार्ट है, पार्ट 3 है ये, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं जी. फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आई हैड सेंड द एप्लीकेशन 5 days. अब यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा इसमें पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुआ है. ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है वोकैबुलरी को बहुत ज्यादा वेटेज दी गई है. जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखे हैं उन सब में मैंने सबसे ज्यादा ये चीज नोटिस की है कि उसमें आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ये बहुत ज्यादा रिपीट हुई है. क्लियर है जी? यस. तो फर्स्ट है आई हैड सेंड द एप्लीकेशन 5 days. तो हैड आ गया मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, अगो यूज होगा कि बिफोर यूज होगा. तो जो करेक्ट और अप्रोप्रिएट, बिफोर का मतलब भी वैसे पहले ही होता है, बट यहाँ पे जो करेक्ट और अप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा दैट वुड बी अगो. क्लियर है? अगर आप वीडियोस भी ध्यान से देख रहे हो, हम आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाले हैं. अगर आपने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं, सारे PYQs अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी. आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपको सारा टू द पॉइंट मटेरियल मिलने वाला है. क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. द मेंटेनेंस डैश लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहां पे आपको प्रेपोजिशन का एरर है, तो कौन सी सही प्रेपोजिशन यहां पे अप्रोप्रिएट जो प्रेपोजिशन यूज होगी दैट वुड बी ऑफ. क्लियर? द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज इट इज अ मंथ सिंस द हॉलीडेज. एक महीना हो गया है जब से छुट्टियां शुरू हुई है, तो इट इज अ मंथ आ गया, तो मतलब पास्ट की बात हो रही है. तो इट इज अ मंथ सिंस द हॉलीडेज बिगन. क्लियर? हैज बिगन नहीं आएगा, मे बिगन नहीं आएगा, और हैव बिगन नहीं आएगा. क्या आएगा? बिगन वर्ब की सेकंड फॉर्म है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है जी. नेक्स्ट है कैन यू डैश ऑल द क्वेश्चंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पूछा है कौन सा सही ऑप्शन होगा. सोल्व्ड आएगा, सोल्विंग आएगा, एबल टू सोल्व आएगा, या फिर सोल्व आएगा. तो क्या आ जाएगा? सोल्व आ जाएगा. कैन यू सोल्व ऑल द क्वेश्चंस. क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज ग्रेट एम्फेसाइज हैज टू बी डैश ऑन द बिल्डिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स कैरेक्टर. तो जो ग्रेट एम्फेसाइज क्या होता है, मतलब जिस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, तो लेन ऑन द बिल्डिंग, लेड होगा, लाइड होगा, या फिर लेड होगा. तो करेक्ट क्या हो जाएगा? लेड हो जाएगा. LAID. क्लियर? या नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हार्डली आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन. तो हार्डली व्हेन इट बिगेन टू रेन, हार्डली डैश आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन. अब ये जो क्वेश्चन है इससे कई तरह के एरर्स आ सकते हैं. कैसे? हार्डली और स्कार्सली से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो हमेशा व्हेन को फॉलो करेगा. तो आपको एक तो ये आइडिया हो गया है. ठीक है जी. तो हार्डली क्या आना चाहिए? हार्डली हैड आई लेफ्ट.
डिड क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ऑल्दो अगर लेफ्ट नहीं लिखा होता और लीव लिखा होता फिर हम डिड लगा सकते थे। क्लियर? तो हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन, और अगर डिड हम यहाँ पे लिखते तो फिर यहाँ पे व्हेन की जगह पे देन आता है, क्योंकि डिड से जब भी सेंटेंस में आएगा तो वो देन को फॉलो करेगा। कब? जब सेंटेंस नो सूनर से भी स्टार्ट हो रहा है। ये सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जब भी हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जब मैं वीडियो लेके आऊंगी, क्लियर है, जो स्पेसिफिक टॉपिक पे होगी उस टाइम पे। नेक्स्ट है योर डैश इन क्लास इज कंपल्सरी, योर प्रेजेंस इन क्लास इज कंपल्सरी, योर अच्छा प्रेजेंस की यहाँ पे स्पेलिंग देखना है, PRESENCE, PRESENSE या फिर प्रेजेंट या प्रेजेंटिंग, तो क्या हो जाएगा? योर प्रेजेंस इन क्लास is compulsory. नेक्स्ट है शी इज एब्सोल्युटली डैश इन आवर वेलफेयर, वेलफेयर की बात हो रही है तो शी इज एब्सोल्युटली इनडिफरेंट इन आवर वेलफेयर, डिसइंटरेस्टेड, अनअटैच्ड या रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब भी क्या होता है? कोई ध्यान नहीं दे रहा है किसी चीज पे। शी इज एब्सोल्युटली डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड कोई पता नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा कोई वर्ड है। शी इज एब्सोल्युटली इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंट का मतलब होता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं शी इज एब्सोल्युटली इनडिफरेंट इन आवर वेलफेयर, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि काम करना है कि नहीं करना है। इनडिफरेंट का जो सिनोनिम होगा स्टोइक भी हो जाएगा, ठीक है। तो शी इज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड हम बोल सकते थे, ठीक है, शी इज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन आवर वेलफेयर। नेक्स्ट है हिज पेरेंट्स विल नेवर गिव देयर टू सच अ प्रपोजल, क्या नहीं देंगे उसके प्रपोजल पे? एविडेंस नहीं देंगे, विलिंगनेस नहीं देंगे, कंसेंट नहीं देंगे या फिर अग्रीमेंट नहीं देंगे। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? हिज पेरेंट्स विल नेवर गिव देयर कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति देना, ठीक है जी, क्लियर? यस। नेक्स्ट है कैरी मैटर्स विद हाई हैंड, ये एक फ्रेज है। इडियम्स एंड फ्रेजेस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी, इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड। तो कैरी मैटर विद हाई हैंड, इसको किस तरह से याद कर सकते हो? मैं क्लास में हमेशा ट्रिक बताती हूँ कि कैरी मैटर विद हाई हैंड इस तरह से याद रख लाना कि जब कोई, हम ऐसे होता है ना, जब कोई मैटर प्यार से सोल्व नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? हाथ उठाना पड़ता है। मतलब उस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें हाथ कब उठाना पड़ता है? जब स्ट्रिक्टली किसी से डील करना हो। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो कैरी मैटर विद हाई हैंड का मतलब क्या हुआ? इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि हमें हाथ कब उठाना पड़ता है? जब किसी पर्सन से हमें स्ट्रिक्टली डील करना हो। इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो टू रिक्वेस्ट पोलाइटली तो नहीं होगा, टू टेक सीरियसली, टू डील विद समवन स्ट्रिक्टली, इसे में आंसर मिल गया। तो जैसे कि अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो योर पेरेंट्स विल कैरी मैटर विद अ हाई हैंड, मान लो ऐसे होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, बट इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है क्लिप वंस विंग्स, ये भी एक फ्रेज है। क्लिप वंस विंग्स का मतलब क्या हुआ? अब इसको इसी से ही रिलेट कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना, अरे उसके तो पर कतर दिए। पर कतरने का मतलब क्या होता है? जैसे लड़कियों को लेके बोलते हैं, है ना, बहुत उड़ रही थी, उसके पर कतर दिए, ठीक है। तो पर कतरने का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि उनके पर है, सच में पंख है, विंग्स है उनके और उनको काट दिया, नहीं। पर कतरने का मतलब क्या हुआ है कि किसी का पोटेंशियल है उसको कम कर दिया, ठीक है। जैसे लड़कियों पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस की जाती है कि बाहर नहीं जाना है, इतनी लेट तक नहीं रहना है, बहुत सारी चीजें होती है। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि उनके पोटेंशियल को या पावर को वीक किया जा रहा है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है जी। तो क्लिप वंस विंग्स का मतलब क्या हुआ? स्टार्ट फ्लाइंग। देखो जो लिखा होगा ना फ्रेजेस में, एक चीज हमेशा याद रखना, जो लिखा होता है उससे रिलेटेड आंसर कभी नहीं होगा। अब यहाँ पे विंग्स लिखा है तो आंसर में विंग्स नहीं होगा, विंग्स से रिलेटेड आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सच में ही किसी ने उड़ना शुरू कर दिया और उसके पर काट दिए, नहीं, ये एक फ्रेज है, ठीक है जी। तो स्टार्ट फ्लाइंग नहीं होगा। बी ऑप्शन है स्टार्ट अ जर्नी, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है टू सपोर्ट समवन, अभी सपोर्ट कहां से करेगा? इसने तो विंग्स ही क्लिप कर दिए हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या है? टू मेक समवन वीक,
तो करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, टू मेक समवन वीक, किसी को कमजोर कर देना। क्लियर हुआ? यस। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन हु ईट्स टू मच। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया है ये क्वेश्चन, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी हमने साथ के साथ पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से कोई लेक्चर लेके आऊंगी, उसमें सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ही होंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो देख के ही याद हो जाएंगे, बस यू हैव टू बी अटेंटिव। तो 12th जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज वन हु ईट्स टू मच, मतलब जो इंसान बहुत ज्यादा खाता हो उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ना मोटू है तो पेटू है, तो पेटू बोल देते हैं। ठीक है, कि बहुत खाता है ये। ऑप्शंस क्या है? इम्पोस्टर। देखो इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु प्रिटेंड्स समबडी एल्स, ये भी आ सकता है एग्जाम में। तो इम्पोस्टर का मतलब क्या हुआ? अ पर्सन हु प्रिटेंड्स, ठीक है जी, हु प्रिटेंड्स समबडी एल्स। मतलब क्या हुआ? जो इंसान आपके सामने तो कुछ है, आपकी पीठ पीछे कुछ और है, जो दिखाता कुछ है होता कुछ है। बहुत मिल जाएंगे ऐसे लोग, या तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पोस्टर बोलेंगे। बी ऑप्शन है ग्लटन। ग्लटन क्या होता है? अच्छा, सी ऑप्शन है हाइपोकॉन्ड्रियाक। ठीक है, ये इससे रिलेटेड ही नहीं है। डी ऑप्शन है इंटेस्टेट, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ग्लटन हो जाएगा। ग्लटन का मतलब होता है पेटू, जो इंसान बहुत खाता है उसको हम बोलते हैं ग्लटन। क्लियर है जी? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईट अ हम्बल पाई। ईट अ हम्बल पाई, इसकी मैं हमेशा एक ट्रिक बताती हूँ। ईट अ हम्बल पाई को इस तरह से याद करना कि जो हम्बल लोग होते हैं ना, वही हमेशा क्या करते हैं? अपोलोजीज करते हैं, वही हमेशा अपोलोजाइज करते हैं। तो किस तरह से आप याद करोगे कि जो हम्बल लोग होते हैं वही हमेशा क्या करते हैं? अपोलोजाइज करते हैं। ठीक है जी, ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन है टू ईट अ लॉट ऑफ फूड। नहीं, मैंने बोला ना जो फ्रेज होती है उससे रिलेटेड आंसर कभी भी नहीं होगा। अब इसमें हम्बल पाई लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि ही इज ईटिंग समथिंग, ही इज ईटिंग सम पाई, नहीं। बी ऑप्शन है टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट कहाँ से आ गया? सी ऑप्शन टू हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट, कहाँ से आ गया? क्योंकि इससे रिलेटेड आंसर तो होगा ही नहीं। तो डी हमारा ऑप्शन है टू अपोलोजाइज। टू अपोलोजाइज का मतलब क्या हुआ? कि जो हम्बल लोग होते हैं, ऐसे याद रखना, वही हमेशा अपोलोजीज करते हैं। अब आप इसको यूज कैसे करोगे? 2-4 बार इसको सेंटेंस में यूज करोगे, आपकी वोकैबुलरी आपको याद हो जाएगी। जैसे मैंने बोला, वेन एवर वी फाइट आई ऑलवेज ईट हम्बल पाई, या ही ऑलवेज ईट्स हम्बल पाई, मतलब वही हमेशा अपोलॉजी करता है, अपोलोजाइज करता है। ठीक है जी? यस, याद रहेगा? ओके। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है, 14th नॉट फोर्थ, हम सॉरी, 14th जो हमारा क्वेश्चन है, ईट वंस वर्ड्स। ईट वन वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मैंने गलती से कुछ बोल दिया और फिर मैंने बोला ओ आई ईट माई वर्ड्स। ईट माई वर्ड्स या ईट वंस वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? कि जो आपने बोला है उस स्टेटमेंट को मैं वापस लेती हूँ, आई टेक माई वर्ड्स बैक। जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट फ्रेजेस में हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ईट वंस वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? टू स्टील समवंस राइटिंग, नहीं। टू आर्ग्यू विद अदर्स, नहीं होगा। टू टेक अ स्टेटमेंट बैक या टू स्कोल्ड समवन बैडली। तो होप यू गॉट द आंसर, आपको पता चल गया होगा। ईट वंस वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? अपने स्टेटमेंट वापस लेना। क्लियर है जी? तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Let's move ahead. Next है China. China is a big country in area. It is bigger than my other country dash Russia. सेंटेंस को पहले हमने ठीक से पढ़ना है, ठीक है जी? ओके, तो क्वेश्चन है चाइना इज अ बिग कंट्री इन एरिया, इट इज बिगर देन। ओके, बिगर देन किससे बड़ा है? माई अदर कंट्री। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेस, 4 वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है जी? इनका सबका मीनिंग पता होना चाहिए। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार कर लेना, टेक, है ना? आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। जैसे हम बोलते हैं ना, एक्सेप्ट कर लिया, मैंने लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है जिस भी तरीके से है। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? स्वीकार कर लेना कोई चीज। एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? ये जो एक्सेप्ट है इसका मतलब हुआ इन एडिशन। इन एडिशन क्या होता है? इसको छोड़कर, ठीक है जी?
मुझे छोड़कर हर कोई जा रहा है, एक्सेप्ट मी एवरीबडी इज गोइंग। क्लियर? या फिर इसके अलावा एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना, उम्मीद रखना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसा करोगे, हम बोलते हैं ना इस तरह से, एक्सपेक्टेशंस। और एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस करना किसी चीज को। क्लियर? तो होप यू गॉट द आंसर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेंटेंस बोल रहा है चाइना इज अ बिग कंट्री इन एरिया, इट इज बिगर देन माई, बिगर देन एनी आना चाहिए वैसे यहाँ पे, बिगर देन एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट रशिया, रशिया को छोड़कर। कि चाइना है वो बड़ी कंट्री है, इज बिगर देन, किसी भी कंट्री से बड़ी है, लेकिन चाइना को छोड़कर, सॉरी रशिया को छोड़कर, एक्सेप्ट रशिया। क्लियर हुआ? यस। ओके, नेक्स्ट है ऑन द डैश ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा द माथुर्स bought a new car. ऑफिशियस, ऑस्पिशियस, फॉर्चुअस, प्रॉस्पेरस। बहुत बार आपने यूज भी किया होगा, आई एम श्योर। जब जैसे होली दिवाली होती है, कुछ इस तरह का त्योहार होता है, तो हम मैसेजेस भी फॉरवर्ड करते हैं, तो हम किस तरह से लिखते हैं? तो ऑफिशियस इज रिलेटेड टू ऑफिशियल, या उससे रिलेटेड हो जाएगा। ऑस्पिशियस क्या होता है? हम बोलते हैं ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस मतलब समृद्ध। फॉर्चुअस क्या होता है? फॉर्चून से रिलेटेड है। फॉर्चून का मतलब क्या होता है? लकी, उसी से ही बना है फॉर्चुअस। ठीक है, और डी है प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी, उससे रिलेटेड है। बट यहाँ पे जो करेक्ट जो वर्ड यूज होगा वो होगा ऑस्पिशियस डे। हम बोलते भी है ना ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ दिवाली या ऑफ लक्ष्मी पूजा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑस्पिशियस आ जाएगा, या तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नॉट लर्निंग सुपीरियर। he is लर्निंग सुपीरियर। देन आएगा, चलो यहाँ पे जो हमारा मेन कंसर्न है वो सुपीरियर है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, ठीक है जी, प्रायोर हो गया, प्रेफर हो गया। दीज आर द वर्ड्स, इनके साथ हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में टू यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ देन। ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ देन हम क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे, हमेशा याद रखना। तो अगर मुझे बोल रहा है वो मुझसे सुपीरियर है या मुझसे ज्यादा सुपीरियर है, हिंदी में हम ज्यादा बोल देते हैं बट इंग्लिश में हम मोर नहीं लगाएंगे सुपीरियर के साथ। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ही इज सुपीरियर टू मी, सुपीरियर देन मी नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही इज सुपीरियर टू वेल्थ। ओके, अच्छा वो मुझसे जूनियर है तो कैसे बोलोगे? ही इज जूनियर टू मी, ना कि ही इज जूनियर देन मी। क्लियर? यस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टर्न द लाइट्स डैश बिफोर यू गो टू बेड। तो टर्न द लाइट बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? टर्न द लाइट्स ऑन, ऑफ, आउट या डाउन। अब देखो यहाँ पे हो तो ऑन भी सकता है ना, ऑन भी हो सकता है ना, यस, बट क्वेश्चन आगे पढ़ो बिफोर यू गो टू बेड, है ना, तो सेंटेंस मेक सेंस, बना रहा है ना सेंस। हाँ, तो क्या होगा? ऑन होगा कि ऑफ होगा? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टर्न द लाइट्स ऑफ। क्लियर हुआ? बिफोर यू गो टू बेड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है देयर इज नो डैश एविडेंस टू सपोर्ट यू assertion, to support your assertion। ठीक है, तो there is no evidence to support your assertion। तो facile हो गया, fictitious हो गया, factuous हो गया, या फिर factual हो गया। तो क्या हो जाएगा? factious और factual। अच्छा, facile का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज क्लियर नहीं है उस सेंस में हम facile बोल देते हैं। fictitious का मतलब क्या हो गया? फिक्शन से रिलेटेड है fictitious।
क्लियर? फैक्शियस है और नेक्स्ट है फैक्चुअल. तो देयर इज नो फैक्चुअल एविडेंस या देयर इज नो फैक्शियस एविडेंट. तो यहाँ पे करेक्ट वैसे क्या होना चाहिए? देयर इज नो फैक्चुअल एविडेंस टू सपोर्ट योर असर्शन. कि कोई ऐसा फैक्चुअल एविडेंट नहीं है जो आपकी असर्शन को, आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट कर सके. ठीक है जी. तो करेक्ट क्या हो जाएगा? फैक्चुअल हो जाएगा. फैक्शियस का मतलब भी वैसे फैक्ट से ही रिलेट होता है. क्लियर हुआ? यस. नाउ लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन है, आई डैश अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट. तो आई हैड अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट, आई गॉट अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट, आई सो अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट, या फिर आई हैव अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट. तो करेक्ट क्या हो जाएगा? आई सो तो नहीं होगा ना, क्योंकि सपने हम देखते नहीं है ना कि अच्छा मैंने रात को एक सपना देखा तो मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हमने खुली आंखों से देखा हो, बट सपना तो नींद में आता है ना, तो सो तो नहीं होगा. तो इसको तो हमने हटा दिया है. आई सो अ टेरिबल ड्रीम. आई हैव भी नहीं होगा, डजंट मेक एनी सेंस. ओके. आई गॉट अ टेरिबल ड्रीम, नहीं, आपको कुछ मिला थोड़ी है. आई हैड अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट. तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, आई हैड अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट. क्लियर हुआ? यस. ओके. सो हमने यहाँ पे इस लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं. अगर आप और 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो. वहाँ पे आपको फ्री में क्वेश्चंस मिलेंगे. जो रेस्ट 30 क्वेश्चंस है उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो. इसके अलावा आपको और भी गाइडेंस मिलेगी, आपको और भी मटेरियल इससे रिलेटेड मिलेगा, तो उसको आप अवेल कर सकते हो. तो थैंक यू सो मच. कीप इन टच. हैव अ गुड डे अहेड. Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.